हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आपका कल ही पेपर है, आपका 1 जुलाई को आपका फर्स्ट पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये आज का जो सेशन है, ये सेशन जितने भी सेशन आज लगेंगे वो सभी आपके मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाम को आपको एक ऐसी क्लास दी जाएगी जो आपके लिए कल के लिए बिल्कुल से कारगर साबित होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें थोड़ा समझना भी चाहिए, क्योंकि इनमें काफ़ी डाउट्स रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा दूरस्थ शिक्षा मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन, खुली शिक्षा जिसे हम ओपन स्कूल भी कहते हैं, और हमारी प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड। ये तीनों के तीनों टॉपिक के हम एमसीक्यूज़ करेंगे अपने, और एमसीक्यूज़ के आधार पर हम इनको डिफाइन भी करेंगे कि किस तरीके से कौन सा हमारा रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात और बतानी थी। कुछ फ्रेंड्स के कुछ कमेंट्स थे तो उनको हम यहाँ लेकर आए हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला कमेंट था कि माध्यमिक शिक्षा जो आयोग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसके प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? तो आपके 14 अध्याय ही सही है आंसर। इसका 14 अध्याय होगा, ये बिल्कुल से राइट आंसर है। ठीक है, तो आपके 14 अध्याय थे। ठीक है, अगर बात की जाए कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सदस्यों की संख्या वो थी आपकी 10। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार करना है कि सदस्य कितने थे और आयोग में अध्याय कितने थे, तो अध्याय। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा जो मुदालियर आयोग के तहत माध्यमिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक थी, तो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग में आपकी 7 वर्ष की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष की जो शिक्षा में 11 से लेकर 17 वर्ष, जी हाँ फ्रेंड्स, 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए ये शिक्षा प्रावधान किया गया था, जिसमें आपका 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th ये 7 क्लासेज आपकी इंक्लूड थी, मतलब 6 से 12 तक। लेकिन यहीं एक विवाद लोगों ने एक और छेड़ दिया था। वो विवाद ये था कि उस समय जब मुदालियर शिक्षा आयोग का समय था, उस समय क्या था कि जो हमारी 11th और 12th की जो पढ़ाई थी, जो शिक्षा थी, इसमें होता ऐसा था कि ये जो 12th था इसको ग्रेजुएशन के साथ जोड़ दिया गया था, और ये जो 10th था 11th था इसको हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसको ग्रेजुएशन के साथ जोड़ दिया गया था। अगर आपसे स्पेशल में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन को जोड़ने के बाद कितने समय की थी, तब आप उस तरीके से इसको आंसर करेंगे। अदरवाइज आपसे पूछा जाएगा तो आप 6 से 12 ही लगाएंगे, यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। और आपका एक और डाउट था, एक और डाउट, उसको भी मैं क्लियर यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक डाउट आपका ये था कि आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन, जो आपकी दूरस्थ शिक्षा है, वो औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है। तो आपकी जैसे कि दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, ये हुआ आपके जो नुक्कड़ नाटक हुए, ये सभी आपके आते हैं, वो आते हैं निरौपचारिक शिक्षा में। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा में। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको सारे ब्रीफली यहाँ बता दिया जाएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी दूरवर्ती शिक्षा है, दूरवर्ती शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई? अगर बात की जाए दूरवर्ती शिक्षा की, तो दूरवर्ती शिक्षा जो थी वो हमारी शुरुआत हुई थी जर्मन से। कहाँ से शुरुआत हुई हमारी? वो हमारी शुरुआत हुई थी जर्मन से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो इसके जो शुरुआत किया, जो पत्राचार, जो डिस्टेंस एजुकेशन थी, इसका कार्यक्रम का शुरुआत किया था आइजैक पिटमैन ने 1840 में। ठीक है, तो हमारा इसके आप बिल्कुल से क्लियर हो गए पत्राचार से रिलेटेड। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अब अगला है हमारा पत्राचार परामर्श का संबंध किससे है? तो पत्राचार परामर्श का जो संबंध था वो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, अगला हमारा है भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई? बात की जा रही है यहाँ दूरस्थ शिक्षा की प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। तो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की जो आपकी शुरुआत है वो की गई थी आपकी सन 1982 में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1982 में इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका कॉलेज था, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय था, वहां से ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध आपका दूरस्थ शिक्षा से है। ठीक है, अगला हमारा है कि DPL किरकिरे तथा डॉक्टर KS खिजी
खिची ने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए हैं? अगर बात की जाए डॉक्टर पीएल किरकिरे और डॉक्टर केएस खिची ने, तो इन्होंने सिद्धांत बताए हैं 13। ठीक है, 13 सिद्धांत बताए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा है कि विश्व के कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ परिषद ICDE की स्थापना की थी? अगर बात की जाए तो वो आपके देश से 50 से अधिक थे, 50 से अधिक में, और एग्जैक्ट की बात करें तो आपके 70 थे। ठीक है, कितने थे? 70 थे। चलिए अगला हमारा है कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित रूप है? अगर बात की जाए कि सम्मिलित स्वरूप है तो वो आपकी है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि ये निरौपचारिक है। ठीक है, अगला हमारा है कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को और किन नामों से संबोधित किया है? तो दूरस्थ शिक्षा को ही हम मुक्त शिक्षा कहते हैं, मीन्स ओपन एजुकेशन। इसी को हम करस्पेंडेंस एजुकेशन कहते हैं, पत्राचार शिक्षा, और इसी को हम दूरस्थ अधिगम भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है कौन सी शिक्षा का अधिगम एक ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुसंधान में बंधी रहती है? जब बात की जाए कि आपकी एजुकेशन किसी बंधी हुई है तो वो शिक्षा आपकी हो जाएगी औपचारिक शिक्षा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन समझते होंगे आप। ठीक है, तो अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया की बात करें तो अचेतन प्रक्रिया हमारी अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा है। हमारा अगला पॉइंट है कि कौन सी शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है? अगर बात की जाए कि गैर औपचारिक प्रणाली की तो वो है आपकी दूरस्थ शिक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला है कि शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के कौन सी घटक यथा स्थान है? तो यथा स्थान बेशक दूरस्थ शिक्षा होगी, तब भी आपका कोई शिक्षार्थी में पढ़ने वाले लोग होंगे, शिक्षा देने वाले शिक्षक भी होंगे, और आपका एक करिकुलम होगा, आपका एक पाठ्यक्रम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बातें सही है। अगला हमारा दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक रूप है? तो जो दूरस्थ शिक्षा है ये आपका वास्तव में एक मुक्त शिक्षा का रूप है। ठीक है, चलिए अगला हमारा कौन सी शिक्षा एक विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे अधिगमकर्ता की एक बड़ी संख्या को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल एवं अभिवृद्धि करने का तरीका है? इसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के लिए निर्माण, उत्पादन तथा संप्रेषण में तकनीक एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो वो आपकी एजुकेशन हो जाएगी दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। क्या कहता है कि दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? दूरस्थ शिक्षा में जो आपकी अधिगम की प्रक्रिया है, कहीं आप दूर बैठे, जैसे कि अभी आप कौन सी शिक्षा कर रहे हैं? तो अभी आप अपनी जो दूरस्थ शिक्षा है इसी के तहत आप संचार माध्यम ही यूज कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं आपको मोबाइल से ही सारा कुछ डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम दूरस्थ शिक्षा, तो संचार माध्यमों द्वारा। अगला हमारा दूरस्थ शिक्षा कौन सी अधिगम प्रणाली है? तो दूरस्थ शिक्षा जो है वो आपकी एक जन शिक्षण प्रणाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला हमारा है, इस डेफिनेशंस को हम नहीं देखेंगे, डेफिनेशंस आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक इकाई को कहते हैं, तो प्रत्येक इकाई को आपको अध्ययन इकाई और पाठ इकाई, मॉड्यूल, ये सभी बातें कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ उन लाखों लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित हैं। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है, तो वो आपका था कुठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बीच में जो आपका आया। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, भविष्य में दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग होगी, जिसके अंतर्गत किन का प्रयोग किया जाएगा? जैसे कि अभी आप किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर मैनेज्ड कम्युनिकेशन तथा ईमेल का, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का, और आप लाइन डेटाबेस तथा फाइल ट्रांसफर का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम अगले अपने पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 21 नंबर का पॉइंट। क्या कहता है कि आभासी शिक्षा हेतु प्राय आवश्यकता होती है। आभासी मतलब जिसे हम महसूस कर सकें, तो महसूस हमारी जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? वो आपकी होती है पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा है, आवासीय विद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है। तो आप जैसे कि सपोज दैट मैं ही आपको क्लास दे रहा हूँ, तो आप कब तक पढ़ सकते हैं? आप 24 आवर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटरनेट की सुविधा है आपके पास। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। अगला है हमारा, वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ की ऐसी वास्तविक संस्था है जिनका कानूनी प्रारूप है फिर आभासी है, फिर भी वह आभासी है? तो वो आपकी है जर्मनी की और एक है आपकी ऑस्ट्रिया की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी दो है वो संस्था है। चलिए अगला हमारा, इग्नू स्थापित किया गया। इग्नू आप समझ सकते हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय आपका ये कब शुरुआत किया गया? तो इसकी शुरुआत आपकी सन 1985 में
की गई जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय है, तो मुक्त विश्वविद्यालय भारत में कौन कौन सा है आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में प्रथम, तो प्रथम मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में है, आपका आंध्र प्रदेश में है। कब शुरुआत हुई तो 1982, ठीक है फ्रेंड्स, 1982 में आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में शुरुआत हुई और उसका नाम था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला हमारा आ गया उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय आपका जो है वो आपका एक ही है, वो है आपका राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना है, अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना की, तो स्थापना इसकी 1999 में की गई। जी हाँ फ्रेंड्स, स्थापना, जब हम स्थापना उस चीज़ को कहते हैं जब अधिनियम पारित हो जाता है कि हाँ अब शिक्षा यहाँ से ग्रहण की जाएगी, तो इसका जो अधिनियम है वो 1999 में पास हुआ। अगर बात की जाए कि शिक्षा का काम कब से शुरुआत हुई, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय बना था, तो कब बना, वो आपका 1998 में बना, ठीक है, 1998 में बना। लेकिन इसका अधिनियम कब पारित हुआ, 1999 में। तो आपसे स्थापना से रिलेटेड आए तो 1999 आपको राइट आंसर क्लिक करना है। अगला हमारा वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय है। आपका वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राजस्थान में स्थित है। अगला आपका यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यशवंतराव जी की बात करें तो यशवंतराव जी आपका नासिक में स्थित है, नासिक कर्नाटक, ठीक है, सॉरी नासिक में स्थित है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला हमारा NIOS का स्थापना कब हुआ था, तो NIOS का आपका स्थापना नवंबर 1989 में हुआ, 1989 में, ठीक है। अगला हमारा है नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कलकत्ता में, ठीक है। अगला है भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था, तो कहाँ आया था आपका, वो आया था आपका आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, तो विश्वविद्यालय आपके जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से विश्वविद्यालय होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए एक तो आपका होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक होता है आपका राज्य विश्वविद्यालय, एक होता है आपका निजी विश्वविद्यालय, और अगला आपका डीम्ड या तुल्य विश्वविद्यालय के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा पत्राचार्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, तो इसका किया था इजाक पिटमैन ने। कब किया, सन 1840 में, ठीक है, 1840 में आइजैक पिटमैन ने किया था। अगला है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र, ये तो करा ही दिया, रिपीटेड है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब हुई, ये आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो इसकी शुरुआत हुई आपका 1985 में। इसको मैंने भी अभी कंप्लीट करा दिया था आपको, ठीक है। चलिए राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अगला है आपका इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका दिल्ली में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके जो डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ कवर कर लिया है। फ्रेंड्स आपको यहीं पर एक सीट दिख रही होगी, आपको इस सीट में सभी कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस की जब स्थापना हुई है उनके बारे में यहाँ डिटेल में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगले टॉपिक पर भी हम अपने जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे हम उन्हीं को यहाँ डिस्कस करने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत से देख लेते हैं हम इसके लेक्चर को। देखिए आपका सबसे पहला है कि प्रौढ़ शिक्षा को अन्य नामों से जाना जाता है। तो जो आपकी प्रौढ़ शिक्षा है उसको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा में आपका आ जाता है जैसे कि आपकी समाज शिक्षा या ग्रामोपयोगी शिक्षा हो गई, आपकी कार्यकर्ताओं की शिक्षा हो गई, जनता की शिक्षा हो गई, समूह की शिक्षा हो गई, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला इन डेफिनेशंस को आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशंस को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए अगला पॉइंट आ गया हमारा, समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो समाज शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्देश्य था वो आपका उद्देश्य था कि प्रौढ़ों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होना चाहिए, ठीक है, जिनकी और प्रौढ़ों का नैतिक विकास भी हो, प्रौढ़ों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये सभी होना चाहिए। आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है हमारा, इनसे आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो कि मैं बताऊं, आप यहाँ डेफिनेशंस खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, भारत में प्रौढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है। तो प्रौढ़ शिक्षा में महत्वपूर्ण सम्मिलित क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तो आपका था कि प्रौढ़ शिक्षा, एक था साक्षर प्रौढ़ों के लिए अनवरत शिक्षा। तो हाँ फ्रेंड्स ये दोनों है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो जो आपके प्रौढ़ शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो आपके हैं, उद्देश्य जो थे वो आपके व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य थे, ना कि राजनीतिक और मूल्यपरक नहीं थे, बिल्कुल से व्यक्तिगत और सामाजिक थे, ठीक है। अगला हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बात की जा रही है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस वय वर्ग, किस आयु वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया गया, तो वो आयु थी 15 से 35 वर्ष।
क्योंकि 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को प्रौढ़ कहा जाता था। आपने देखा होगा कि उस समय आपकी आंगनबाड़ी की आंगनबाड़ी तो सुना ही होगा के लिए लागू की गई थी। आप तब आपने सुना होगा। आप समझ सकते हैं हमें बात सरकार